आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, इतने टाइम में अपने बहुत सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अपन ने देख लिया था, फोर्सेस देखी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आगे का जो टॉपिक है अपना, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लेके देख रहे हैं जो कि है कैपेसिटर के बारे में। आज अपन कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्या होते हैं और काम क्या आता है और इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इनका होता क्या है, इनका यूज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले कैपेसिटर का मीनिंग समझते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, इट इज़ ए डिवाइस टू स्टोर चार्जेस। कि ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, या हम कह सकते हैं एक तरह का मटेरियल है या जो भी है, डिवाइस है जिसमें हम चार्जेस को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब चार्जेस स्टोर कैसे किए जाते हैं वो सारी बात समझते हैं। जैसे हम मान लो, स्टोर तो किसी में भी किए जा सकते हैं। हमने कोई मेटल सरफेस ली, ठीक है, या कोई हमने बचपन से एग्जांपल दें, स्केल को हम अपने हेयर्स में रफ करते हैं जिसकी वजह से उसमें चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, वो हमने पढ़ा था उस बारे में। तो वही चीज़ है, वो भी एक तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैंने कोई मेटल सरफेस ली, उसको अगर मैं फ्रिक्शन से या अदर मटेरियल इंडक्शन से किसी भी प्रोसेस से उसके अंदर चार्जेस को प्रोड्यूस करता हूँ, सॉरी प्रोड्यूस नहीं करते हम उसमें, क्या करते हैं, चार्जेस इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब है बना नहीं सकते चार्जेस, हम बस ट्रांसफर कर रहे होते हैं चार्जेस का, ठीक है। अब जैसे हम चार्जेस को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई या तो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे होंगे या नेगेटिव चार्जेस आ रहे होंगे। तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई, हमने इसमें चार्ज को स्टोर कर दिया या इसको मैं आगे के लिए इसको एज ए यूज़ कर सकता हूँ। चार्जेस स्टोर हो गए, इसका मतलब मैं उसे एक बैटरी, थोड़ी बहुत बैटरी की तरह यूज़ कर सकता हूँ। कैपेसिटर एक बैटरी की तरह ही होता है क्योंकि हम उसमें चार्ज स्टोर करते हैं। बैटरी में भी क्या एनर्जी स्टोर करते हैं और एनर्जी चार्ज की फॉर्म में होती है, वैसा ही कुछ यहाँ सीन है। अब यहाँ पे एनर्जी चार्ज की फॉर्म में। अब एक मेटल भी एज ए कैपेसिटर की तरह ही होता है, या जो मटेरियल जिसमें हम छोटे मोटे चार्ज भी स्टोर कर सकते हैं या छोटे मोटे चार्ज प्रोड्यूस का ट्रांसफ़र कर पाते हैं, जिसमें स्टोर चार्ज रहते हैं, ठीक है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो बाद में किसी ट्रांसफ़र के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड करा सके, वो डिवाइस हमारे क्या कहलाते हैं, कैपेसिटर्स कहलाते हैं। हर एक मटेरियल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा चार्जेस हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हर एक मटेरियल की चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी अलग हुई। जैसे मान लो मैंने एक मटेरियल है, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्जेस को स्टोर करे जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो क्या होगा, क्या एक लिमिट आएगी। लिमिट कैसे आएगी कि सर चार्जेस तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लिमिट कैसे आए कि मल्टीपल पॉजिटिव चार्ज हमने स्टोर करे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल भी तो कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो जैसे ही मैं अगला पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करूँगा, ये सारे चार्ज उसको रिपेल करेंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन या की बाउंडेशन आ जाती है, और यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट, ऐसा वोल्टेज क्रिएट हो जाता है जिसको अगले चार्ज को आने ही नहीं देता, तो एक लिमिट हो जाती है। उस लिमिट तक ही ये चार्जेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है हर एक मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं या ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो हमने देखा होगा घरों के अपने फैंस में लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे जो गोल डिवाइसेस होते हैं ना, जो फैन को स्टार्ट करने के काम आते हैं, किसी मोटर को स्टार्ट करने के काम आते हैं, वो ऐसे कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। उनमें क्या होता है, चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो एग्जैक्ट आप उसको आप एग्जैक्ट कैपेसिटर कह सकते हो, ठीक है। एक प्लेट भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन वहाँ पे थोड़े चार्जेस कम स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सर इसकी लिमिट क्या है, इसका क्या मतलब हुआ उस सारी चीज़ों का। तो एक लिमिटेशन जहाँ आ जाती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कि कोई भी कैपेसिटर या कोई भी मटेरियल कितना चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, वो उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। एक तरह से प्रॉपर्टी हो गई उस चीज़ की, कैपेसिटी भी कह सकते हो या प्रॉपर्टी भी आप उसको कह सकते हो, प्रॉपर्टी एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे किसी मटेरियल में चार्जेस को ऐड करे जा रहे हैं, धीरे धीरे हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो, मल्टीपल चार्जेस वहाँ अगर ऐड हो रहे हैं तो उस मटेरियल की वोल्टेज धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वापस समझना, हम जितने ज़्यादा चार्जेस को इंट्रोड्यूस करेंगे उस
मटेरियल के अंदर, वहाँ क्या होगा, उस मटेरियल का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू KQ/R होता है। तो जितना ज़्यादा मैं चार्ज बढ़ाऊँ उतना ज़्यादा उस मटेरियल का क्या बनेगा, वोल्टेज, या उसके सराउंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, जो आगे आने वाले चार्जेस को एक तरह से स्टॉप करने की कोशिश करेगा, कि लिमिट दे देगा उसके अंदर। आगे हम देखते हैं कि सर इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन ये रहा हमारा, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं, यहाँ से हमने डायरेक्ट कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, या सॉरी ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे जितना ज़्यादा मैं चार्ज को इंक्रीज करते जाऊँगा उतना ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज इंक्रीज होती रहेगी। क्या कह रहा हूँ मैं, कि जितना ज़्यादा हम किसी मटेरियल में चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उस मटेरियल का एज ए वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा। वो हमें यहाँ साफ दिख रहा है, हम इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, दिख तो रहा है, हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को निकालने की कोशिश करें किसी मटेरियल के लिए। वो क्या है, किसी चार्ज के सराउंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यहाँ मल्टीपल चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उस मटेरियल की वोल्टेज बढ़ेगी, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटता हमारा एक हमेशा कॉन्स्टेंट आता है, और वो कॉन्स्टेंट ही है हमारा कैपेसिटेंस। कूलम, ध्यान रखना, वो ही है हमारा कैपेसिटेंस। यहाँ जो कांस्टेंट आ जाता है वो है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हुआ, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, या प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस बराबर Q/V। तो यहाँ क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा आपका ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये भी बढ़ेगा, तो एक तरह से दोनों कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है कि C बराबर Q/V, और कैपेसिटेंस के लिए हमारा जो यूनिट है वो बनती है फैराड। ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटेंस के लिए जो यूनिट बन हमारी जनरेट हो रही होती है वो क्या होती है, फैराड। फैराडे अलग चीज़ है, वो एक साइंटिस्ट का नेम थे, उनके ही नेम से ही हमारे यहाँ कैपेसिटेंस की क्या बनी है, यूनिट बनी, जिसका नाम है हमारा फैराड। तो आगे देखते हैं, हमने कैपेसिटेंस देख लिया यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा आता है स्फेरिकल, और तीसरा आता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है जो हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल हमारे फैंस वगैरह में यूज़ आता है, मोटर्स में हम जो लगाते हैं उनमें यूज़ आता है, क्योंकि इनकी जो चार्ज स्टोरेज की पावर है वो ज़्यादा होती है, तो एक बड़ी मोटर को एकदम से बहुत ज़्यादा, बस हाँ पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि ऐसा होता क्या है यहाँ पे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस भी होता है जो चार्ज को स्टोर तो करता है एक बैटरी की तरह। जैसे बैटरी क्या होती है कि बैटरी को चार्ज मतलब एक एनर्जी को स्टोर करती है और वो बार बार धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस देती है जितना अपन उसको यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, वह कैपेसिटर के ऐसे टाइप के एनर्जी सोर्स होता है, या एक ऐसे टाइप की एनर्जी बैटरी होती है जो चार्ज को इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रिलीज कर देते एकदम से। तो आपको क्या है कि किसी मतलब होता क्या है, फैंस को स्टार्ट करने, फैंस की मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको एक बूस्ट अप देना पड़ता है, तब जाके उसके मैकेनिकल मोटर स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इतनी पावर नहीं होती है कि वो मोटर को स्टार्ट दे सके एक तरह से, ध्यान रखना इस बात का। वो जब एक मोशन में होती है तब वो आराम से उसको चला सकती है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है उसके अंदर, मोटर्स के अंदर। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मोटर रोटेट करती है। होता क्या है कि आप जब करंट देते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, और वो आपस के बाद के मैग्नेट से क्या होता है, वो रिपेल होती है, जिस वजह से वो घूमती है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा बूस्ट चाहिए उसको घुमाने के लिए। इतनी पावर वो जनरेट नहीं कर पाती हमारी घर की जो एसी सोर्स आता है हमारा, एसी वोल्टेज जो एसी करंट आती होती है। तो क्या होता है, कैपेसिटर ऐड किए जाते हैं। वो कैपेसिटर क्या करते हैं, वो जब फैन चल रहा होता है तो धीरे धीरे चार्ज होता रहता है, और जैसे ही हम फैन को स्टार्ट बटन दबाते हैं, मतलब अगर चार्ज कैपेसिटर हम लगाते हैं, जैसे ही स्टार्ट बटन दबाते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से सारे चार्जेस को उसके अंदर हम भेज देता है, एनर्जी को एकदम से भेजता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल्स के अंदर, और वो उसको स्टार्टअप मिल जाता है घूमने के। जैसे मोटर स्टार्ट करता है वैसा ही कुछ सीन है, इसीलिए कैपेसिटर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ आ गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ यूज़ आते हैं, हमारे मोबाइल्स की जो बैटरी है, ध्यान रखना।
मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो बैटरी है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे क्या होता है सर? वही मेटेलिक प्लेट होती है, यहाँ पे एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट्स होती है। ऐसे सिंपल सा लॉजिक है इसका कि 2 प्लेट्स होती है, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, कभी कभी मटेरियल भी भरा हुआ होता है ताकि उन दोनों को सेपरेट कर दिया जा सके। तो होता क्या है, हमारे बैटरी जो है मोबाइल के हम देखते हैं कुछ ऐसे, वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। कैसे होता है कि सर वहाँ तो हमें कोई प्लेट नहीं दिखती, तो होता क्या है, हमने बहुत सारे एक प्लेट को हम लेते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू और एंड तक लेके जाएंगे, चार्ज स्टोर कर रहा हूँ और मैं उसको क्या धीरे धीरे फोल्ड कर लूँगा तो एक पैकेट की तरह में दिखाई देगा कुछ ऐसे, और वही हमारी बैटरी है। तो होता क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर होते हैं। और सर अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है कि सर मोबाइल की बैटरी तो धीरे धीरे चार्ज को रिलीज़ कर रही थी, उससे हमें एनर्जी काफ़ी लंबे समय तक, वहाँ तो एकदम से ख़त्म नहीं होती ना। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या करते हैं, मतलब एक हार्डवेयर एक्स्ट्रा यूज़ होता है जो चार्जिंग के लिए डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। तो वो क्या करता है, जब ज़रूरत होती है तब उस कैपेसिटर से उस चार्जेस को या एनर्जी को लेता रहता है बैटरी की तरह। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे मोबाइल्स में जो बैटरी होती है वो भी एक कैपेसिटर ही होती है। अब इन दोनों कैपेसिटर में फ़र्क क्या है कि फैंस मोटर के अंदर जो मैकेनिकल मोटर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर्स हम लगाते हैं, उनमें जो चार्ज है वो एनर्जी एकदम से रिलीज़ कर देता है कैपेसिटर, और मोबाइल के जो कैपेसिटर्स हैं वो चार्ज को ऐसे धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं एक हार्डवेयर की मदद से, इलेक्ट्रिकल सर्किट की मदद से। वो चार्ज को धीरे धीरे हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, हमें ये फाइंड करना, ये सी निकालना कि उसमें चार्ज अपॉन क्यू अपॉन वी से हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस होता है, हम कितने चार्जेस या कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी हमने जाना पैरेलल प्लेट का मतलब क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से किसी डिस्टेंस d से सेपरेट हुई हुई, और यहाँ पे मैं एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ कि हम उसको चार्ज भी तो करेंगे। कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ से सारे सारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इस प्लेट पर यहाँ जमा होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, हम कह रहे हैं सर करंट यहाँ फ्लो कर रही, अब यहाँ तो आ गया गैप, अब गैप से करंट जाएगी तो नहीं, हमें पता है एयर आ गई यहाँ बीच में। एयर एक इंसुलेटर होती है, बहुत अच्छी खासी इंसुलेटर होती है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से वहाँ नहीं जाती। अब हमें क्या करना है कि सर यहाँ से करंट कैसे पास हो, तो क्या होता है, हमने इंडक्शन का एक रूल पढ़ा था कि अगर एक तरफ हाईली कुछ चार्जेस स्टोर होते हैं और दूसरी तरफ एक मेटल है, तो जो इधर के चार्जेस है उधर अपोजिट चार्जेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हो गया कि इस प्लेट पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के चार्ज, दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, एटम जैसे एटम के होते हैं अंदर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ भी होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और यहाँ बैटरी का जो नेगेटिव वोल्टेज है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो इन जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और वापस जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बने थे उतने ही यहाँ नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुए हैं, उतने ही पॉजिटिव अदर साइड में जाके वापस कहाँ चले जाएंगे, बैटरी में जाके फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हुआ क्या सर, करंट पास हो गई एयर से, देख रहे हो कि करंट इधर से गई इधर आ गई। अब हुआ क्या, यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे करंट पास हुई। यहाँ हम कह सकते हैं करंट तब तक ही पास हो, ध्यान रखना इसकी भी एक लिमिटेशन है, ये करंट तब तक ही पास होगी जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि कैपेसिटर के अंदर जब हम डीसी करंट को सप्लाई दे रहे हैं तो तब तक ही फ्लो करेगा करंट को जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसे ही 100% चार्ज हो गया उसके बाद इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, उतनी धीरे धीरे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं।
इधर भी पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, उधर चलिए एक बार ये फुल चार्ज हो गए, उससे इस प्लेट में उससे ज़्यादा चार्जेस नहीं आ सकते, तो उतने यहाँ पे ऑलरेडी इंड्यूस हो चुके हैं और यहाँ पे पॉजिटिव वापस जा चुके हैं, तो एक्स्ट्रा अब कुछ भी नया नहीं बनेगा। तो उसके बाद हमारा करंट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो करंट तभी चलेगी जब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, करंट तभी फ्लो करेगी। नॉट इक्वल टू 0 डाल देते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू 0। कब होगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो। इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, और ये ध्यान रखना हम डीसी करंट की बात करें, डीसी की बात, एसी का चीज़ अलग होती है, वो अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनमें उससे क्या रिलेशन है। अब यहाँ डीसी की बात करें, इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देन द फ्लो ऑफ करंट इज 0। तो सबको लॉजिक समझ में आ गया कि कैपेसिटर में करंट फुल चार्ज होने के बाद 0 कैसे हो जाती है। हमने समझ लिया कि धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहे, नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे, पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो चलेगी। एक बार यहाँ सारे क्रिएट हो गए, वहाँ पे भी सारे नेगेटिव क्रिएट हो गए, यहाँ सारे पॉजिटिव क्रिएट हो गए, चले गए। उसके बाद कुछ नया क्रिएट होने, वहाँ पे नया कुछ इंड्यूस्ड होने वाला नहीं है, तो इंड्यूस नहीं होगा तो आगे जाके करंट भी पास नहीं होगी। तो जब तक चार्ज हो रहा है तब तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। यहाँ आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमने कुछ बेसिक चीज़ें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसके बीच में एयर है, सॉरी हाँ, इसके बीच में एयर है, तो एयर में क्या होगा, एक इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस है दोनों प्लेट के बीच में, और दोनों प्लेट के बीच में एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। ठीक, अब इधर अब हो सकता है हम ये भी कह सकते, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में कुछ जानते हैं। देखो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसको बढ़ाऊँ, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालना है, हमारा मेन मोटिव वो है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जितने इधर पॉजिटिव इंड्यूस हुए उतने उधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, और बीच में इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, जिसको मैंने नेम दे दिया ई नोट। अब हम 3 तरह के पॉइंट्स ले लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। हम इधर ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सर बी पॉइंट पे हमें साफ क्लियरली दिख रहा है कि एक वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस ए और सी पर निकालने के लिए हमें एक लॉजिक पता होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक थिन पैरेलल प्लेट, सॉरी थिन प्लेट की वजह से, कंडक्टिव प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है Q अपॉन A। कितना हो गया, और एप्सिलॉन हम सबको पता है कि परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब हमें देखना है कि बी पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से, ध्यान रखना, बी पॉइंट पर इस प्लेट पॉजिटिव प्लेट की वजह से, यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ सिग्मा नेगेटिव, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, पॉजिटिव वाली, ई प्लस हम इधर, ठीक है, और नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगी, ई नेगेटिव। तो दो बी पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो हमें क्या कहेंगे, एट पॉइंट बी ई नोट मेरा क्या होगा, ई प्लस प्लस ऑफ ई माइनस, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अब ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू में पता है क्या है, इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाफ और हाफ कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर हमने ये नेगेटिव क्यों नहीं लिया, ठीक है, कि तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पे हमने यहाँ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी। मेन क्या होता है, हमने वेक्टर क्वांटिटी दी, उसमें हमने डायरेक्शन जैसे इंक्लूड कर दी, तो दोनों डायरेक्शन सेम, हम यहाँ उनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम एज ए वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये ई नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं ए पॉइंट और सी पॉइंट। एट ए पॉइंट के देखें तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा होगा इस तरफ, और नेगेटिव वाला इस तरफ खींच रहा होगा इसको, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। और हमने पता है
प्लेट से चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, क्योंकि यहाँ कोई डी का या आर का कंपोनेंट है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर। कहीं पे भी आर नहीं रहे कि आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा। तो चाहे मैं इधर लूँ चाहे इधर भी क्या होगा, नेगेटिव का इधर है, पॉजिटिव का इधर। तो दोनों की वैल्यूज हमने अभी देखी, दोनों की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बाहर की साइड कैंसिल कर देंगे। तो ई नॉट बराबर ई प्लस माइनस ई माइनस, जो कि कितना आ गया, 0। तो हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ प्लेट के अंदर रहा, प्लेट के बाहर दोनों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है। हमें क्या पता करना है, हमारा मोटिव है सर इसकी कैपेसिटेंस निकालना है, कितना कैपेसिटी इसकी होती है। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है, Q अपॉन V। हमें अब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए Q तो रहेगा, चार्ज तो जितना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें एक डिफरेंस, एक थ्योरम पता है कि इधर हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ नेगेटिव सिग्मा क्यों है, कि नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव सिग्मा का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज को वो स्टोर कर रहा है, वो एक तरह से उसकी वैल्यू को उसको बता रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर रहा है, सिग्मा नेगेटिव ये बता रहा है। हाँ, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, V बराबर E डॉट डी। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है कितना, E नोट, ये उसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है, ध्यान रखना। हमें जो रिलेशन होता है वो एक्चुअल में ही होता है E डॉट डी आर, एक्चुअल फॉर्म ये होती है। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इससे मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज को ले रहे हैं। E नोट हमारे पास कितना है, V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। ये हमारा क्या निकल गया, V निकल गया। और चाहे तो हम सिग्मा की वैल्यू भी रख सकते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो उससे क्या हुआ, यह आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड। अब आगे चलते हैं, हमारे पास V आ चुका है सर, Q तो ऑलरेडी है, तो कैपेसिटेंस की बात करें, जो हमारा मेन मोटिव। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, C बराबर Q अपॉन V, और हमने V अभी फाइंड कर लिया है। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डॉट टी, Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गया इसका कैपेसिटी फैराड। अब ध्यान रखना, अब हमें यहाँ पता क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता चल रही है कि कैपेसिटेंस उस प्लेट के एरिया पर और उन प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब इससे भी हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा पता चलेगी, देखा हम आगे पता लगाएंगे कि अगर उसमें मटेरियल भर देता हूँ, तो मैं यही करा दूंगा अभी कि जितना ज़्यादा हम उस प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा मैं प्लेट का एरिया बढ़ाऊंगा उतने ज़्यादा चार्ज एक्स्ट्रा ले पाऊंगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करी। हमें यहाँ ये पता पड़ रहा है। और दूसरा हमें यहाँ क्या पता पड़ रहा है, जितनी ज़्यादा मैं अगर डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस चाहे कितनी बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ने लग जाएगा। और वोल्टेज बढ़ेगा तो एक लिमिट के बाद हमारे पास चार्जेस स्टोर होंगे नहीं, तो स्टोर होंगे नहीं तो वोल्टेज जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी या प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब हम यहाँ पे एक केस लेते हैं, केस इन द सेंस हमारे मोबाइल की बैटरी, सर हम कभी ध्यान से देखना, थोड़ी सी जो होती है वो ऐसे ही होती है, प्लेट्स को फोल्ड किया जाता है, लेकिन उसको हम फोल्ड करेंगे तो बीच में एयर है, तो उन दोनों को सरफेस कांटेक्ट में आ सकती है। कांटेक्ट में आएगी तो कैपेसिटर कैसे बना, तो उस केस के लिए क्या किया जाता है, उन प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उस मटेरियल को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पहले हम यहाँ ये समझते हैं। तो मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा इंसुलेटर मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है एक टाइप का, ये जैसे H2O हो गया, ऐसे कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। वो एक ऐसा इंसुलेटर मटेरियल होता है जो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, जैसे हम यहाँ प्लेट्स में लगा रखें, तो वो क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज इन द सेंस एक डाइट इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, हमें पता है हर उसमें एटम्स है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे ही होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया, तो इसके अंदर जो डाइपोल है वो धीरे धीरे इंड्यूस होने लग जाता है। इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर इंड्यूस हो, कुछ ऐसे। ठीक, क्या होने लग जाएगा धीरे धीरे, एक डाइपोल, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने लग जाता है। एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूँ तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, इंक्रीज करने लग जाते हैं। उस मटेरियल को क्या कहता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टिविटी शो करता है या इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को शो करता है। जैसे डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना या डाइपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करना, वो सारी बातें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ये शो करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होता है तो ये कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो नहीं करता है, उसमें डाइपोल मोमेंट हमारे इंड्यूस्ड नहीं होते। वो टाइप का मटेरियल क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जब तो उसको डाई इलेक्ट्रिक नाम दिया गया। अब जैसे ही हम कैपेसिटर में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो होता क्या है, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा दिया। यहाँ पे सॉरी एयर नहीं से, यहाँ पे वैक्यूम कहेंगे हम, एयर हम यूज़ नहीं करेंगे। एयर भी एक तरह से वैक्यूम के लगभग हम बराबर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ वैक्यूम यूज़ करना चाहिए कि यहाँ वैक्यूम था, इसी वजह से एप्सिलॉन नॉट आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मटेरियल को भर दिया। अब मटेरियल हम जब इंट्रोड्यूस करा देते तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, वहाँ पे मटेरियल की परमिटिविटी आएगी। तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। अब यहाँ पे हमारे एक फॉर्मूला हमें पता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम जैसे मैं इसको यहाँ रखता हूँ वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ कि जितना ज़्यादा मैं उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस, एक्स्ट्रा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगा। तो मोबाइल की बैटरीज़ में हमारा वैक्यूम लेने से ज़्यादा फ़ायदा किस में है, उसके बीच में मटेरियल डाल, कौन सा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा देने से हमारे उस बैटरी की कैपेसिटेंस भी क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लग जाएगी। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस को कम कर देना है, एरिया बढ़ा देना है, थोड़ा एरिया की लिमिटेशंस होगी, ठीक है, बैटरी साइज पे डिपेंड होगा, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं कर सकते। और मेन क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी को इंक्रीज़ कर दो, तो वहाँ पे हमारा उस बैटरी का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। और ये कैपेसिटेंस हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादातर कैपेसिटेंस माइक्रो के अंदर होते हैं, यानी कि उनका होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के अंदर होता है कैपेसिटेंस। ये क्यों होता है इसको भी हम जानेंगे कि इससे ज़्यादा कैपेसिटेंस क्यों नहीं हो पाता। होता होगा कहीं ना कहीं प्रेजेंस होगा कि 10⁻⁵ भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो यूज़ आते हैं 99% जो ज़्यादातर कैपेसिटर्स यूज़ आते हैं वो 10⁻⁻⁶ रेंज तक के होते हैं या इससे कम रेंज के होते हैं। 10⁻⁷, -8, -9 या पिको फैरेड भी होता है, 10⁻12 तक के फैरेड्स भी होते हैं। 10⁻⁵ हमें बहुत रेयरली मिलेगा, ज़्यादातर हमें किस में कैपेसिटेंस मिलेगा, 10⁻⁶ फैरेड में, क्योंकि तभी हमें क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस में 9 माइक्रोफैरेड या 8 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, तो ये कॉमनली यूज़ होते हैं। और हाँ, एक और ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बुक से, तो बुक में क्या होता है, कोई वैल्यू लिखने के बाद थोड़ा स्पेस के बाद फैरेड लिखा हुआ जाता है, तो उस स्पेस का हमें मीनिंग समझना है। मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी बुक्स में, उस स्पेस का मीनिंग है वहाँ पे माइक्रो, यानी 10⁻⁻⁶ फैरेड हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल,
और हम ये भी चाहे तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको कि एप्सिलॉन नॉट है, हमने वैक्यूम लिया है, मीडियम की जगह हमने एप्सिलॉन डाल दिया, बस इतना। यहाँ डायरेक्ट भी हो सकता है, एक डेरिवेशन भी होती है, सिमिलर डेरिवेशन चलती है, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, उससे भी हम उसको निकालेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक ये पूरा है, एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में हमारा ये पूरा टॉपिक। ठीक है बच्चों।